ई गवर्नेंस एप्लीकेशन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। आईपीएस, आई के नाम पे इंटरनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस देख लिया। पी के नाम पे प्लानिंग, जीआईएस, एमआईएस देख लिया। एस फॉर सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी में किसान, किसान से आगे गांव और गांव से आगे शहर। यहाँ पर क्या क्या यूज हो सकता है हमने देख लिया। अब एजुकेशन, इकोनॉमी, डबल ई, पब्लिक हेल्थ एंड पुलिसिंग, डबल बी। किस हिसाब से थोड़े मुद्दे और तैयार कर लें। एजुकेशन, एजुकेशन के नाम पे सवाल क्या निकल सकता है कि आईसीटी ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग इन इंडिया, इल्यूसिडेट विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुसेट और एक्सवाईजेड, कोई भी सैटेलाइट निकाला गया हो या इसरो का कोई कंट्रीब्यूशन हो, इस हिसाब से कोई जवाब बनाना है। ठीक है, तो एजुकेशन और स्किल इंप्रूव करने में आईसीटी कैसे मदद कर सकता है। फर्स्ट थिंग, टाइम, मनी और लोकेशन कंस्ट्रेंट चले गए। एक जगह कोई पढ़ा रहा है तो आप दूसरी जगह से आप उसे देख सकते हैं, राइट। दो टाइप ऑफ लर्निंग चलती है। वन इज कॉल्ड सिंक्रोनस लर्निंग, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ और बड़ौदा, राजकोट, सूरत के अंदर आरटीसी वाले बैठ के लाइव लेक्चर देख लें, या कोई गूगल हैंगआउट में लाइव चर्चा हो जाए। ये सिंक्रोनस लर्निंग की रिकॉर्ड किया जाए वो वीडियो और उसे प्रस्तुत किया जाए, उसका कोई ट्रांसक्रिप्शन हो उसे प्रस्तुत किया जाए। सो सिंक्रोनस लर्निंग एंड एसिंक्रोनस लर्निंग, बिकॉज ऑफ दैट टाइम, मनी, लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं है। इससे विद्यार्थी को क्या लाभ होता है, विद्यार्थी अपने पेस के हिसाब से सीख पाएगा, स्पेशली इन एसिंक्रोनस लर्निंग। आप थोड़ा पढ़, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड वीडियो है, आपने थोड़ा पढ़ा, फिर आपको लगा कि ये मुझे कहीं और से सर्च करना है, राइट। तो पेस डिटरमाइंड बाय लर्नर। इंटरेक्शन टीचर के साथ ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हैंगआउट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप फिर विद्यार्थियों का अपना कोई ऑनलाइन पोर्टल बना दे, फॉरम बना दे, तो आइडिया एक्सचेंज हो सकता है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, कट ऑफ, स्पेकुलेशन, वो सारे फायदे। तो एजुकेशन ये कुछ इस तरह। स्किल और यूथ में कैसे, मैसिव ऑनलाइन ओपन लर्निंग सिस्टम, ई ज्ञान कोश है, एनआईओएस है, और वहां पर भी बीच में एक नया चला था कि ऑनलाइन आप रजिस्टर भी कर सकते हो, ऑनलाइन पीजी कोर्स भी कर सकते हो और उसकी परीक्षा भी ऑनलाइन दे सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से टाइम, डिस्टेंस, मनी, लोकेशन, इन सबको छोड़ के आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। उसी प्रकार स्किल के अलग अलग तालीम वर्ग, आप डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हो, कम स्टाफ में जल्दी से आदमी सर्च कर पाएगा उसे कौन सी टाइटल चाहिए, डिस्पैच करने का भी तुरंत डिस्पैच हो जाएगा, 24/7 चलेगा। और यहाँ पर भी जो ब्लाइंड पीपल है उनको सभी किताबें डिलीवर की जा सकती है, बिकॉज वीपो की, WIPO की माराकेश ट्रीटी के अंतर्गत कोई भी किताब हो, कॉपीराइटेड हो, वो भी ब्लाइंड के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट कैन बी डन विदाउट कॉपीराइट इश्यूज। तो ये मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, स्किल, यूथ में ये मुद्दे अपने को काम में आए। अब इसमें इसरो का कोई एजुसेट सैटेलाइट या जो भी नया भविष्य में छोड़ा जाए वो कैसे मदद कर सकता है। जेनेरिक पॉइंट आप याद रख के चलो, किस प्रकार का सैटेलाइट चाहिए, वीसेट सैटेलाइट चाहिए, डेटा, वॉइस एंड वीडियो, लेकिन टीवी सिग्नल वाली स्टैंड नहीं, वेब कॉन्फ्रेंस के उस प्रकार का। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सैटेलाइट कम्युनिकेशन से क्लासरूम टेलीकास्ट करो, टू वे कम्युनिकेशन हो, टीचर शॉर्टेज की समस्या उससे आप एड्रेस कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा क्लास एक ही बंदा चला सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया मटेरियल, ये सारा आप एक पोर्टल बना के वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, उससे हाई स्पीड इंटरनेट सभी कॉलेजेस में लगा दो और मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। कैरियर प्लानिंग, वोकेशनल काउंसिल, ये सब भी आप कुछ कर सकते हो। और कुछ क्या चल रहा है, ई बस्ता, ठीक है। आईट्यून आपको पता होगा कि जो भी म्यूजिशियन है वो अपना सॉन्ग बना के उस प्लेटफॉर्म पे रखे और सामने जनता है वो वहां पर खरीद सकते हैं और बीच में वो एप्पल चलाएगा और उसे कमीशन मिलेगा। सिमिलरली कोई बुक पब्लिशर है, वो अपनी ई बुक लॉन्च करना चाहता है तो वो यहाँ पर रख सकता है। तो मतलब लिस्टिंग करना है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाएगा, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉजिस्टिक का कोई चिंता नहीं है। और यहाँ DRM सिस्टम होगा तो पायरेसी, कट पेस्ट नहीं हो पाएगा। सो पब्लिशर यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दे। देन टीचर, ई बस्ता पोर्टल के ऊपर ढेर सारी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की किताबें हो, वहां से टीचर जो पढ़ा रहा है अपना, उस हिसाब से उसे लगे कि इंग्लिश तो ओके, ये क्लास 6 की किताब, और सप्लीमेंट्री रीडिंग में ये कहानियों वाली किताब, ये एक मॉड्यूल होना चाहिए, उसमें ये मैप्स होने चाहिए, ये वीडियो होने चाहिए, इस प्रकार का वो डिजाइन कर सके और नीचे वो सारी चीजें स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। दे कैन एक्सेस इज एनी टाइम, एनी वेट, विदाउट एनी वेट, क्योंकि बस्ता है ये इलेक्ट्रॉनिक है तो वजन नहीं लगेगा। सो दैट इज ई बस्ता। ठीक है, स्कूल में ऐसे बस्ते को लिए बिना पढ़ाई कर ली, आगे बढ़ना है, कॉलेज में जाना है, लोन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। 2015 के बजट में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल शुरू किया गया। स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करे, बैंक उसका लोन प्रोसेस कर देगी, गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप दे देगी एंड सो ऑन।
लिमिटेशन क्या, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक ने टाई अप नहीं किया है, तो ये अभी उतना फूला फाला नहीं है। कॉलेज से आपने तालीम भी ले ली, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि दिस ग्रेजुएट्स आर नॉट इंडस्ट्री रेडी स्किल उनके पास नहीं है, तो मतलब कहीं इंडस्ट्री में जाके उन्हें अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। अब इसके लिए भी वो कहाँ जाएगा और क्या ढूंढेगा, तो एक ऑनलाइन पोर्टल इसका लॉन्च कर दिया गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स के जरिए एचआरडी मिनिस्ट्री में। डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 10+2 वाले, ये सभी लोग यहाँ पर रजिस्टर करें, सामने कंपनी वाले जिनको अप्रेंटिस चाहिए वो रजिस्टर करें, और उसकी मदद से सशक्त युवा समर्थ भारत ये स्कीम के साथ सब कुछ लॉन्च किया गया। आप अब वहां पर अप्रेंटिस का काम कर रहे हैं, तो आपको कोई कंप्लेन है सेक्सुअल हरासमेंट, वो सारी फरियाद भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, इससे पहले भी हर एक रीजन के, हर एक स्टेट के अपने ऐसे पोर्टल है, लेकिन उन सबको बंद करा के केवल ये एक नेशनल पोर्टल बनाया गया है, ताकि आपको मन चाहिए इंडस्ट्री में जाके तालीम आप ले सको और स्किल इंडिया मिशन में मदद मिले। आगे, बिना बस्ते के स्कूल की पढ़ाई खत्म, स्कॉलरशिप लेके कॉलेज की पढ़ाई खत्म, अप्रेंटिस भी कर ली। अब आएगी सवाल, नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए क्या, क्लास 10-12 की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, राइट, तो वो सब कुछ स्टोर करने के लिए जैसे गूगल ड्राइव है, यहाँ पर आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट स्टोर करो, और जिसने ऑनलाइन अर्जी मंगाई है उसको आप ये लिंक सेंड कर दो, ये काम हो सकता था। तो उसी कंसेप्ट के आधार पे ये डिजिटल लॉकर शुरू किया गया। ये एक प्रकार की रिपोजिटरी रहेगी, जैसे गूगल ड्राइव है, आपने रजिस्टर किया, सिंपली यहाँ अपने आधार और मोबाइल नंबर के जरिए आप रजिस्टर करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, स्कूल लिविंग, मेडिकल, पान कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट। 10 MB तक की स्पीड है, 10 MB तक की स्पेस दी गई है, और वो लिंक फिर आप शेयर कर सकते हो जो भी आपसे मंगा रहा है। तो एक हुई रिपोजिटरी, और फिर होता है एक एक्सेस गेटवे। आरटीओ लाइसेंस ऑफिस वाले हैं, पासपोर्ट ऑफिस वाले हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको गेटवे एक्सेस दिया गया है, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लोग देख सके, वो ऑथेंटिकेट है, वो समझ सके, और उस हिसाब से आपको नौकरी देनी है, पासपोर्ट देना है, वो काम हो सके। सो दैट इज डिजिटल लॉकर। ओके, सो आईपीएस के अंदर सर्विस डिलीवरी और वहां एजुकेशन तक हम पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने बोला, इकोनॉमी का एक एस्पेक्ट होता है पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन। तो सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक जवाब लिखिए, विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएसटी डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन सीमलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। 200 शब्दों में। अब ये जीएसटी चीज क्या है, कैसे काम कर सकती है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब क्या फंडा था, उसके क्या फायदे हैं, एंसिलराइजेशन एंड सो ऑन, अपने L4, P4 पावर पॉइंट और वीडियो में आप देख लेना। अभी के लिए तो हमारा क्या जवाब बनाना है कि जीएसटी में ये कैसे मदद कर सकता है। तो ऑब्वियसली जीएसटी की कुछ व्याख्या याद करके जानी पड़ेगी। जीएसटी को व्याख्यायित कैसे करें, बदलो, ले लो, दे लो, ये 3 शब्दों पे याद करेंगे। सबसे पहले बदलो। बदलो मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, वो बदलो क्या, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट विल रिप्लेस मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। परोक्ष कर जो कि केंद्र और राज्य के ज्यादातर परोक्ष करों को बदल देगा। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल। क्यों, वो दारू पे, तंबाकू पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, बहुत सारी चीजों पे वो बाहर है। सो मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इट विल रिप्लेस, तो जीएसटी बदल देगा। सेकंड, ले लो। कौन लेगा, टैक्स डिपार्टमेंट आपसे हर एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे ये जीएसटी लेवाई करेगा। सो इट विल बी लेवाइड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दे दो, क्या देगा आपको, टैक्स क्रेडिट दी जाएगी। एंड प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज आईटीसी फॉर द टैक्सेस पेड इन द प्रीवियस स्टेजेस। वो हमने आराम से समझा था, जेठालाल मोबाइल खरीदता है और फिर उसका पैकेजिंग करके बेचता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पिछले स्टेज में आपने जितना भी पे किया है उतना क्रेडिट में आपको मिल जाएगा, और फिर उसका एडजस्टमेंट होगा एंड लाइक दैट इट हैज टू बी पेड। सो जीएसटी विल रिप्लेस समथिंग, इट विल बी लेवाइड एट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और इट विल प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बदलो, ले लो, दे दो, इसी प्रकार से व्याख्या कुछ याद करके जानी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ आईसीटी कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है। रिप्लेस कर दिया तो हाँ, वो तो बराबर। लेवाई जो करना है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे, वहां काम कर सकता है। फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो देना है, तो उसका कैलकुलेशन, हर एक का मान लो डिजिटल वॉलेट हो, वहां पे वो फंड ट्रांसफर हो, उसके लिए कुछ यूज हो सकता है। ओके, सो दिस नेसेसिटेट्स द आईसीटी टूल्स। अब ये लागू कौन करेगा, सरकार के पास खुद ये एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से करे। सो दे डिसाइडेड टू सेट अप अ कंपनी। हमको पता है 3 टाइप की कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली गई, GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क लिमिटेड। ये नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका काम क्या है, जीएसटी लागू करने के लिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, ये कंपनी लागू करेगी। अब इस कंपनी का मालिक कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरे बैंक वाले, इन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा दे के 10 करोड़ की कैपिटल से 2013 में ये बनाया। अब किसका क्या परसेंटेज शेयर होल्डिंग हम प्रीलिम नहीं दे रहे, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये जीएसटीएन लिमिटेड पे क्या जिम्मेदारी डाली गई है? दे विल प्रोवाइड द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। अब उससे पहले भी हम जानते हैं सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वेट राज्य सरकार का बना है, उसका भी अपना ऑनलाइन सब काम चलता था। तो उनका जो भी डेटाबेस था, वेट का डेटाबेस, यूनियन का सर्विस एक्साइज कस्टम का डेटाबेस, उन सबको मर्ज करके कनेक्ट करके जीएसटी का नया डेटाबेस सिस्टम बनाना है। अब इन सभी जगह पे सर्विस एक्साइज वाट कस्टम में अंदर ट्रेडर्स ने रजिस्टर कराया होगा, उनका अलग अलग यूनिक नंबर दिया गया होगा, उनके वॉलेट के अंदर उतना टैक्स क्रेडिट होगा, राइट? तो वो पूरा डेटा उसे माइग्रेट करके यहाँ पर फिट करना है। हो सकता है कि नए ट्रेडर को रजिस्टर करना पड़े, तो उसको भी यहाँ पे फिट करना है। तो ये सब कुछ करने के लिए ये कंपनी पे जिम्मेदारी थोपी गई। लेकिन इस कंपनी के पास भी उस प्रकार का मैन पावर, रिसोर्सेज वो उपलब्ध नहीं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के जरिए 2015 सितंबर में इन्फोसिस को ये सारा काम नीचे दे दिया कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ आप प्रोवाइड करेंगे अगले 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा, तो हम अगर योग्य लगा तो उसे रिन्यू करेंगे, या फिर कि वापस टेंडर से दूसरी किसी कंपनी को दे देंगे, या फिर कि हम तब तक अपना ही खुद ही इतने स्वनिर्भर हो जाएंगे आदमी टेक्नोलॉजी की मदद से कि हम ये खुद से लागू करना शुरू करेंगे। तो ये काम चलेगा। अब आईसीटी के अंदर लागू कौन करेगा? जीएसटीएन एंड इन्फोसिस लागू करेगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद कर सकता है आईसीटी? जब तो टेक्निकली समझना हो तो ये वाली चीजें, बट ये अपने लिए काम की नहीं। जवाब 200 शब्दों में फिट करना है तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, स्टेक होल्डर्स की बात करनी पड़ेगी कि इसको ये किसको लागू पड़ता है। टैक्स पेयर को लागू पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी है उसे सब कुछ भुगतना है। टैक्स प्रैक्टिशनर को, टैक्स पेयर मेरे और आपके जैसे लोग। मुकेश अंबानी खुद का आईटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। वोडाफोन के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स का केस चल गया तो वो खुद उसकी पैरवी करने नहीं जाएगा, वो टैक्स लॉयर अपॉइंट करेगा। तो दोज आर कॉल्ड टैक्स प्रैक्टिशनर। उनको भी कुछ लाभ होना चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट को क्या और पूरे नेशन को क्या, कैसे ये अगर टैक्स नेट वाइडन हो जाए, ब्लैक मनी की समस्या कम हो, तो उसके जरिए पूरे देश का जीडीपी विकास हो एंड सो ऑन। तो आईसीटी की मदद से जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां पर इन स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से थोड़े मुद्दे हम याद करके चले। देन प्रोसेस के हिसाब से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि असेसमेंट, रिटर्न, स्क्रूटिनी, रिफंड, नोटिस, सर्वेलेंस। नाम याद है तो ठीक है, अदरवाइज की आप सोच सकते हो कि जिसको लागू है वो कुछ फॉर्म भर के जाएगा, उस हिसाब से फिर उसका असेसमेंट किया जाएगा। अगर उसने ज्यादा टैक्स भरा है तो रिटर्न में उसे ब्याज के सहित दिया जाएगा, राइट? रिफंड की नोटिस होगी, सर्वेलेंस किया जाएगा, नहीं भर रहा है, बैंक के साथ टाइप किया होगा तो आप क्रेडिट कार्ड 50,000 से ज्यादा का खर्च कर रहे हो तो टैक्स वाले को पता चल जाएगा, दे विल इंक्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इन सभी प्रोसेस में आईटी कहां उपयुक्त हो सकता है, नाउ यू कैन विजुअलाइज। अब अपना जो सवाल था, अभी स्पेशल रेफरेंस टू जीएसटी, आईसीटी, ई गवर्नेंस, इनका क्या प्रोविजन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, चर्चा करिए। तो जवाब के एंगल में स्वाभाविक इंट्रोडक्शन किधर से करोगे? जीएसटी से डिफाइन करके हम कर सकते हैं। जीएसटी की व्याख्या क्या? बट लो, इट विल रिप्लेस मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। देन ले लो, इट विल बी लेवाइड ऑन द each stage of production and distribution, and दे दो, it will provide input tax credit on the taxes that was paid in the previous stage। ठीक है, आराम से अब व्याख्या आप लिख सकते हो। फिर प्रोसेस, अब पैराग्राफ 2 बनेंगे, तो एक पैराग्राफ में आप प्रोसेस के हिसाब से कि कहाँ मदद कर सकता है, देन यू कैन राइट स्टेक होल्डर के हिसाब से कि वहां कैसे कैसे मदद कर सकता है। लिखते हैं, आईसीटी कैन बी यूटिलाइज फॉर एफिशिएंट, सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? एक तो डेटाबेस, हमने देखा कि राज्य का वेट का डेटाबेस है, फिर यूनियन का सर्विस एक्साइज कस्टम वाला डेटाबेस है, रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रेडर्स का मर्ज करना है, तो वहां पर ये कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। अगर आपको याद रहे तो आप कोड कर सकते हो आरडीएमएस टूल्स, ऐसा कोई नाम यूज कर सकते हो। देन आप जो भी टैक्स पे कर रहे हो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, राइट? फिर आपने जो टैक्स भरा उसकी बारकोडेड रसीद जनरेट हो जाए और वो लेके आप जाओ, तो चेक पोस्ट पे जब जाएगा इंटर स्टेट ट्रेडिंग के वक्त, तो उसका इंस्पेक्शन जल्दी हो पाएगा, असेसमेंट, रिटर्न, स्क्रूटिनी, नोटिस जनरेशन, वो सारी चीजें। यहाँ पर एमआईएस और ईआरपी टूल्स अपने को मदद कर सकते हैं। एंड हो सकता है आगे जीएसटी के अंदर भी कुछ नया नोटिस आता रहे, फॉर एग्जाम्पल वहां पर भी कि स्वच्छ भारत सेस लगाया जाएगा इतने टका, तो इस प्रकार का कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन डालना है तो उसकी वेबसाइट हो वर्डप्रेस जैसी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, मोदी का ब्लॉग है, सीएमएस टूल आ गया, ओके, वहां पर आप फॉर्म होस्ट कर सकते हो, सर्कुलर एक्ट, नोटिफिकेशन, वो सब वहां पर डाल सकते हो। तो
तो इन सभी जगहों पे, इन सभी प्रोसेसेस पर ये वाले टूल इस तरह से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट एंगल, स्टेक होल्डर को कैसे मदद मिलेगी। स्टेक होल्डर में पहला तो टैक्स पेयर एंड प्रैक्टिशनर, इनको क्या ऑफिस में अब जाने की जरूरत नहीं है। जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म, पेमेंट, रेमिटेंस, वो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। तो उतनी मुलाकात और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। बार कोडेड रसीद है, राइट, वो प्रिंट करके आप गए तो ऑक्ट्रॉय नाके पे या जो भी इंटरस्टेट नाके हैं वहां पर जल्दी जल्दी आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगा। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ टच पॉइंट्स विल बी रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर करप्शन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जितनी जगह आदमी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उतनी जगह करप्शन का चांस रहेगा। तो एक तो ये फायदा हुआ। डिपार्टमेंट, फिर दूसरे स्टेक होल्डर, टैक्स डिपार्टमेंट है, सरकार है, नेशन है, उनको क्या कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन विल बी रिड्यूस। व्हाई? अब उतना बड़ा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, उतनी फाइलें रखने की जरूरत नहीं है, तो फाइलिंग कैबिनेट, वो सारे खर्चे कम हुए। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कम करने में मदद करेगा। आप समझिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी और कंप्यूटर का खर्चा, वो सब खर्चा कम हुआ तो आपकी रेवेन्यू डेफिसिट कम। नेक्स्ट, आप टैक्स का इवेजन, अवॉइडेंस, ये सब कुछ कम होगा, नेट वाइड हो जाएगी तो फिजल डेफिसिट उसमें कम होगी। अब टैक्स नेट वाइड हो गई तो स्वाभाविक है उस हिसाब से फिजल डेफिसिट में मदद मिल गई, राइट। वो सारे जन सुखाकारी वेलफेयर स्कीम में आप पैसा लगा सकते हो। फिर हमने कंसेप्ट समझा था रेवेन्यू शॉर्टफॉल। बजट के अंदर आंकड़े जो दिए जाते हैं वो तो भविष्य में कि इतना पैसा हमको आएगा और इस हिसाब से यहाँ या इतनी स्कीम में डालेंगे, बट रियलिटी में उससे कम पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू शॉर्टफॉल। लेकिन अगर ऐसा ऑनलाइन पूरा काम का चल रहा है तो प्रोजेक्शन आपका मोर एक्यूरेट होगा। उस हिसाब से जो भी स्कीम तो बाद में फॉलोअप बजट, सप्लीमेंट्री बजट में डालना पड़ेगा, इतना पैसा मांगना पड़ेगा, सीएजी के ऑडिट में ये पैरा हो गया, वो सारी समस्याएं भी अपनी कम हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या लिख सकते हो? हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए ढेर सारे ट्रिलियन डॉलर्स पैसा चाहिए। अब वो पैसा किधर से आ सकता है? एक्सटर्नल फंड एजेंसी हमको दे दे, हम सीएसआर से थोड़ा पैसा लेके आए, थोड़ा टैक्स में पैसा मिल जाए, लेकिन ऐसा करके भी जो पैसा आएगा इट विल बी हार्डली 5% ऑफ द टोटल मनी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एसडीजी इन इंडिया। तो इसके लिए तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ही बढ़ाना पड़ेगा, और उस हिसाब से आईसीटी हमको मदद करेगा दो तरीके से। एक तो पूरा ये टैक्स नेट वाइड किया, ऑटोमेशन किया, तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, और इस प्रकार से इज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज्यादा ग्रोथ होगा, तो भी टैक्स का बनेगा। सो लाइक दैट टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने में मदद करेगा, और उसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जन सुखाकारी, इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद करेगा। ओके, आईपीएस में सर्विस डिलीवरी, वहां पर इकोनॉमी, और उसमें एक बड़ा मुद्दा था कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लैक मनी, वही वाले मुद्दे आप अब जोड़ सकते हो। इकोनॉमी में दूसरा भी मुद्दा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पहले तो व्याख्या करते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? गुड, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, इनको खरीदा जाए, बेचा जाए यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। मार्केट प्लेस मॉडल क्या है? मैं खुद से कुछ बनाऊं और ऑनलाइन साइट खोल के उसे बेचना शुरू करूं, वो एक बात हुई, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूं जहां की अन्य रिटेलरों को उनकी चीज बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म, वेबसाइट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस मॉडल। अब यहाँ पर स्नैपडील ने इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाइप किया और वाराणसी के वीवर का पूरे प्रोडक्ट का लिस्टिंग वहां पे होगा उनकी साइट पे। फ्लिपकार्ट ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ टाइप किया और बनारसी साड़ी, जरी मेकर, उनका पूरा डिस्प्ले होगा। सो दैट इज मार्केट प्लेस मॉडल, और उसके चलते इंक्लूसिव ग्रोथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में कैसे मदद हो सकती है आप सोच सकते हैं। अब ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं, क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये पढ़ के मैं आपकी बुद्धि का अपमान नहीं करूंगा, घर पे देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सर्विस डिलीवरी, किसान, गांव, शहर देख लिया। एजुकेशन, इकोनॉमी, दो ई देख लिया। अब दो पी देखते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड पुलिसिंग। पब्लिक हेल्थ में क्या? नेहा। अब ये नेहा क्या करेगी? नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी, इसका क्या फंडा है? आप बीमार हो जाते हैं, एक हॉस्पिटल में गए, दूसरी हॉस्पिटल में गए, एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास, हर एक बार बोलेंगे कि ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा के आओ, ये एक्सरे, कैट स्कैन करा के आओ। खर्चा बढ़ेगा, जल्दी से आपका निदान और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, सो व्हाट इफ जैसे डिजिटल लॉकर में आप सारे सर्टिफिकेट रख दो, ऐसा कोई डिजिटल और चीज बनाई जाए जहां आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर किया जाए। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है कि कोई आदमी है, उसका ये डेटा बन गया ऑनलाइन कि वो एक लाइनमैन है, मैरिड है, स्मोकर नहीं है, लेकिन दारू पीता है, ड्रग्स नहीं लेता, उसका ये वजन है, बीएमआई इंडेक्स है, राइट, उसको ये एंजाइटी, डायबिटीज की तकलीफें हैं, पहले ये टेस्ट किए गए थे, आरबीसी काउंट इतना मिला, वो ये वाली दवाखाने में गया था, इसको ये वाली क्रीम प्रिस्क्राइब की गई, और आगे ये ट्रीटमेंट डोज चल रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो आप एक डॉक्टर या हॉस्पिटल को छोड़ के कहीं और गए, देन ऑल्सो ओके, ये पूरा एफिशिएंटली चल सकता है। सो फास्टर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
लेकिन ऐसा अगर कुछ करना हो तो वो प्राइवेट कंपनी पर हम नहीं छोड़ सकते, वो कोई सरकारी अथॉरिटी होनी चाहिए। सो नेशनल ई गवर्नमेंट ई हेल्थ अथॉरिटी नेहा हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे काम करेगी। एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर रहेंगे। दे विल लुक आफ्टर सच पोर्टल, टेलीमेडिसिन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी गाइडलाइंस, ये सारी चीजों पर। सो इसके फायदे और ये सब आप सोच सकते हैं। देन देयर इज नप्पा। नप्पा ये क्या है? नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या काम करेगी? फार्मा जन समाधान। आप दवाई खरीदने गए, पता चला कि उसकी एमआरपी से ज्यादा दाम पे उसे बेचा जा रहा है, या फिर कि वो कहीं और पे सस्ती मिल रही है, या फिर कि अवेलेबल नहीं है, या फिर कि अवेलेबल है लेकिन वो आपको बेचने से इनकार कर रहा है ज्यादा पैसे खाने के लिए, या फिर कि कोई ऐसी दवाई बेची जा रही है जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ अगर कंप्लेन आपको है तो आप ये फार्मा जन समाधान वाले पोर्टल में जाके वो कंप्लेन कर सकते हो और 48 आवर्स में उस पर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, IAP हेल्थ फोन। हेल्थ फोन क्या है? अलग से मोबाइल खरीदना है या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, SD मेमोरी कार्ड, उसके अंदर हेल्थ रिलेटेड सारे वीडियो डाले गए हैं और वो आशा वर्कर को, महिलाओं को, सबको दिए जाएंगे SD कार्ड्स, और वो अपने मोबाइल में फिट करके दे कैन सी द वीडियोस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, डाइट एंड हेल्थ। इसके फायदे क्या है? एक तो ये क्योंकि SD कार्ड है तो गांव में अगर नेट स्पीड कम है तो अभी आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो आशा वर्कर मान लो कुछ बता रही है माल न्यूट्रिशन के बारे में, तो देन अगर सामने वाली पार्टी को कुछ सवाल है दे वो पॉज करे और फिर उसकी चर्चा करे, राइट। प्राइवेसी, आप फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हो तो वो खुद अकेले में वीडियो देख सकते हैं, और ये सारे वीडियो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बनाए गए हैं तो गांव वाले लोग अपनी भाषा में वो समझ सकते हैं। अब इस हिसाब से कोई सवाल पूछा जाए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन वीमेन। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में ई गवर्नेंस का क्या है, तो की पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? एक तो ई गवर्नेंस से कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी या वल्नरेबल सेक्शन का क्या फायदा हो सकता है? द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज विल बी रिड्यूस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बेनिफिशियरी। ये इंटरमीडियरीज दलाल भी हो सकते हैं, ये इंटरमीडियरीज मतलब तहसीलदार, पटवारी भी हो सकते हैं। ये सब लोग जितने कम होंगे उतने टच पॉइंट कम होंगे, करप्शन लीकेज कम होगा। अब महिलाओं के अनुसंधान में बोलना है तो आप हेल्थ हाइजीन, वो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग कार्ड, ठीक है, पॉवर्टी रिमूवल के बारे में भी आप कुछ लिख सकते हो। IAP हेल्थ फोन अब आ गया तो उसकी मदद से जो जो फायदे होंगे। अब एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात भी लिखनी पड़ेगी, तो महिलाएं जो भी मनरेगा में गई या कोई काम कर रही है, सेविंग में मतलब जो भी पेमेंट आए वहां पे चला गया, उसको पैसा सेव कर सकती है। ओवरड्राइव की सुविधाएं है, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, और वहां कोई ऑनलाइन ऐप बनाया जाए उसकी मदद से वो लोन में पैसा ले सके, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे एंगल आप लिख सकते हो। और सिक्योरिटी वाला एंगल की ऐसे सुरक्षा की ऐप, वो SOS हेल्प बटन, हेल्पलाइन, वो सारे एंगल। सो अल्टीमेटली उससे ICT की मदद से महिलाओं का सशक्तिकरण। IPS देख रहे थे, इंटरनल ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, प्लानिंग, GIS, MIS देख लिया, सर्विस डिलीवरी, उसके अंदर फार्मर, विलेज, सिटी, फिर 2 E थे, इकोनॉमी, एजुकेशन। अब 2 P, उसमें पहला P पब्लिक हेल्थ खत्म, दूसरा P पुलिसिंग, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। पुलिसिंग में क्या? खोया पाया। पूरे देश में हर साल 70,000 से ज्यादा बच्चे गुम हो जाते हैं, वो चाइल्ड लेबर, भिखारी बना देते हैं उन्हें, मिडिल ईस्ट में उनको सेक्स स्लेव के नाम पे भेजा जाता है। तो ये सब के लिए क्या कर सकते हैं हम? कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जहां की पेरेंट पीपल दे अपलोड द इंफॉर्मेशन, बच्चे का फोटो, वीडियो, टेक्स्ट रख दिया, और जिसे भी वो दिखे वो वहां पर रिपोर्टिंग कर दे। एक बात ये भी याद रखनी है कि ये FIR नहीं है, FIR तो पुलिस स्टेशन में ही लिखानी है, दिस इज अ सप्लीमेंट्री टूल। उसी ऊपर उसी हिसाब से जुडिशली का अंदर ICT का क्या प्रयोजन? जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाई जा रही है, एक पोर्टल है, वहां हर एक राज्य, उसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल, सिविल, वहां पर केस पेंडेंसी क्या है, आपके केस के अंदर क्या दिया गया, जजमेंट आगे क्या, फिर स्टेटस है, एंड सो ऑन, अगली तारीख कब है। सो दिस जुडिशरी के अंदर दिस विल मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस द केस पेंडेंसी। फिर CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, उसका क्या प्रयोजन है? पुलिस का सारा काम ऑनलाइन अगर किया जाए, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग नहीं, FIR भी ऑनलाइन हो, राइट। इंटेलिजेंस जो भी आ रही है 2 राज्यों के बीच, इसको पकड़ा है, इसकी ये जमानत हुई, डेटा शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, केस ट्रैकिंग हो पाए। आपके पास जितने पुलिस स्टाफ है उसका डिप्लॉयमेंट उनके भी मोबाइल के अंदर सीधा नोटिस जाए कि आपको इस तारीख को यहाँ पे डिप्लॉय होना है। सो बेटर पुलिस मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, केस ट्रैकिंग हो सकता है। इन लोगों ने ये भी सोचा है कि वी विल डिस्प्ले द जो सेक्स ऑफेंडर है उनका चार्जशीट होने के बाद उनके नाम और फोटोग्राफ पब्लिक में रखे जाएंगे। देन प्रॉब्लम क्या है? 2015 नवंबर में पता चला
अगर आप पूरे नेशन वाइड सोच रहे हो कि ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम हो, तो वहां पर भी कोई ऑनलाइन एक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, जीएसटीएन लिमिटेड, और वहां इंफोसिस जैसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो लागू करे, राइट। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हर एक राज्य अपने खुद का सॉफ्टवेयर बना रहा है, खुद की आईटी कंपनी को टेंडर दे रहा है, तो नेशनल डेटा इंटीग्रेशन मुश्किल है। हो सकता है कुछ राज्य ऐसी एक्सेल फाइल बनाए कि सीरियल नंबर, देन टाइप ऑफ द क्राइम, टाइप नेम ऑफ द क्रिमिनल, और उस हिसाब से चले। कुछ वाले वर्ड फाइल बनाते हो, राइट, तो फिर डेटा इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा। पर जो भी आईटी कंपनियां हैं, उन्हें ये काम करने के लिए उनका पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसके चलते ये प्रोजेक्ट पूरा अभी खड्डे में गया है। सो वन वे टू मेमोराइज द एप्लीकेशन एंड पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस क्या था? आईपीएस, इंटरनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, पी बोले तो प्लानिंग, जीआईएस, एमआईएस, एंड देन एस बोले तो सर्विस डिलीवरी। किसान है, गांव है, शहर है, राइट। फिर इकोनॉमी और एजुकेशन था, और पब्लिक हेल्थ पुलिसिंग था। एक और भी तरीके से याद रख सकते हैं, दैट इज एसएसडी, सर्विस डिलीवरी। उसमें कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्फॉर्म करे। इन्फॉर्म क्या कर सकती है आपको? लॉ बिल, जीआर नया है, एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्जाम रिलेटेड, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ ऐसी सर्विस जो कि ऑथेंटिकेट करे, डॉक्यूमेंट करे, या पैसा ऑथेंटिक करके जनरेट करे। तो लैंड रिकॉर्ड है, बिल्डिंग प्लान है, बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सब्सिडीज, वेजिस, मनरेगा, वो सब। कोई कमर्शियल सिस्टम, पोस्टल ट्रैकिंग आपका हो सकता है, रेलवे बुकिंग हो सकता है, टैक्स और बिल का पेमेंट हो सकता है। एंड लास्टली कंप्लेन, आपको जो भी फरियाद है ऑनलाइन आप कर सकते हो, ट्रैकिंग हो सकता है, जैसा अपना गुजरात के अंदर है स्वागत, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इस तरह से भी आपको जो ठीक लगे आप याद रख के लिख सकते हो। अब तक की अपनी चर्चा में ई गवर्नेंस के 5 मॉडल देख लिए, बीसीसीआई और बीच में कुछ वकील घुस गए तो बीसीसीईआई। इवोल्यूशन के 5 स्टेज देख लिए। फिर एप्लीकेशन पोटेंशियल में आई, इंटरनल ऑफिस, वहां एनआईसी का ई ऑफिस मॉड्यूल देख लिया। पी प्लानिंग, वहां पर एमआईएस, जीआईएस, ईआरपी देख लिया। एस सर्विस डिलीवरी, और वहां अलग अलग बातें की। अब आते हैं कि बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, जेनेरिक मुद्दे लिखने हो।